दर्शकों नमस्कार। इस समय आप हैं दूरदर्शन हिमाचल के साथ और देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। कृषि दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बातचीत करेंगे कृषि एवं पर्यावरण संरक्षण विषय पर। जी हाँ, कृषि और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक है। पर्यावरण का कृषि पर और कृषि क्रियाकलापों का पर्यावरण पर व्यापक असर देखने को मिलता है। पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से कैसे हम कृषि वानिकी को बढ़ावा दे सकते हैं, सफलतम तरीके से कर सकते हैं और कृषि के किन क्रियाकलापों के माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण की ओर आगे बढ़ सकते हैं, इसी पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के पर्यावरण विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सतीश भारद्वाज। कृषि और पर्यावरण संरक्षण पर इनसे हम जाहिर तौर पर व्यापक बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज पर्यावरण दिवस है जी। विश्व समुदाय आज के दिवस को पर्यावरण संरक्षण के संकल्प हेतु मनाता है जी। और एक थीम के माध्यम से पूरे विश्व में एक संदेश देने का प्रयास रहता है कि कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। वर्ष 2023 में पर्यावरण दिवस का क्या थीम है और किस उद्देश्य को लेकर विश्व समुदाय पर्यावरण को बचाने के लिए कृत संकल्प है? जी, आज अगर आप देखें पूरे विश्व भर में मैं तो कहूँगा कि मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं आज पर्यावरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं जी। और ये यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम होता है और इस बार ये बेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, एक बड़ी छोटी सी कंट्री है जी। उसने इसको होस्ट किया है नीदरलैंड के साथ मिलकर के। जी जी। और उनकी अचीवमेंट्स रही हैं कि उन्होंने प्लास्टिक के पोल्यूशन से निजात पाई है जी। तो इस बार का जो थीम है पर्यावरण का, मैं तो कहूँगा जो थीम था इस बार, तो वो प्लास्टिक पोल्यूशन को हमने कैसे रोकना है, टू बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और उसके लिए प्लास्टिक के यूजेस को क्या अल्टरनेटिव सोर्सेज निकाल सकें ताकि इससे जो है हमें प्लास्टिक पोल्यूशन जो होने वाली हानि जो है, चाहे आप किसी भी इकोसिस्टम में देखें, क्योंकि हमारे पूरे इकोसिस्टम में एंटर कर गया है। बिल्कुल सही बात तो है। इसके लिए अगर आप देखेंगे कि विश्व लेवल पे जब इसका थीम रखा जा रहा है जी जी। तो इसी से ही जाहिर होता है कि कितना इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे इकोसिस्टम पे होगा। बिल्कुल। तो ये थीम था हमारा इस बार। प्लास्टिक, जैसा आपने जिक्र किया कि हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है जी। और जाहिर तौर पर ये काफ़ी वर्ष पहले नहीं था जी। और हमने शायद इसकी ज़रूरत समझी जी। या विश्व समुदाय में से किन्हीं देशों ने इसको एक व्यवसाय के रूप में अपनाया और हमारे देश ने भी इसको अपनाया जी। लेकिन या तो शायद ज़रूरत ज़्यादा थी या इसके कुप्रभाव और दुष्प्रभाव की जानकारी कम थी। लेकिन समय के साथ साथ जब हमारे सामने प्लास्टिक के दुष्प्रभाव आने लगे हैं और मानव जीवन पर और पर्यावरण पर इसका जो है बुरा असर देखने को मिला है, तो पर्यावरण से हम प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को कैसे बचा सकते हैं, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, जो प्लास्टिक की प्रोडक्शन अगर आप देखें जी, तो वर्ल्ड लेवल पे 400 मिलियन मीट्रिक टन जो प्लास्टिक जो है इसकी प्रोडक्शन होती है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप देखें जी, 400 मिलियन मीट्रिक टन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। बिल्कुल। और उसका देखें तो जो 50% है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, हम उसको यूज़ करते हैं और थ्रो कर देते हैं। बिल्कुल। तो जब हम उसको फेंकते हैं तो सारा हमारे इकोसिस्टम में एंटर करता है जी। तो इकोसिस्टम में एंटर जब करता है तो वो इसको मतलब हर एक इकोसिस्टम का जो भी पार्ट है इससे अफेक्ट हो रहा है। अगर आप देखें तो ऐसी स्टडीज़ हैं कि हमारे जो समुद्र में सबसे जो गहरा समुद्र है जी, मैरियाना ट्रेंच जो है समुद्र में सबसे गहरी है जी, वहाँ से लेकर के, और पहाड़ का अगर आप देखें जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो माउंट एवरेस्ट है जी। तो इन नीचे समुद्र के नीचे और पहाड़ तक इसकी जो है वो प्लास्टिक पाया जा रहा है। बिल्कुल सही। तो और इसका जो रिसाइकल हम करते हैं कि रिसाइकल करना चाहिए, तो इसका जो ओनली 10% रिसाइकल हो रहा है। वो तो कैसे हम रिसाइकल कर पा रहे हैं? हाँ, वो जो इसका रिसाइकलिंग का जो सिस्टम है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो इतना सारा प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, आप बोतल्स का ही देखें, वाटर बोतल्स हम लेते हैं जी, तो लगभग 1 मिलियन वाटर बोतल्स जो है हम 1 मिनट में यूज़ करके थ्रो कर देते हैं।
ग्लोबली। हाँ, तो कहाँ जाता है? सारा इकोसिस्टम में जाता है। बिल्कुल। और ऐसा देखा गया है कि जो माइक्रो प्लास्टिक है, जो इससे बीर टीयर के बाद जो प्लास्टिक के पार्टिकल्स निकलते हैं वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं और उसको हम इनहेल कर रहे हैं। मतलब जो हम बोलते हैं ना कि जैसे गाय चल रही है, वो गाय भी खा रही है प्लास्टिक, वो तो अलग बात है। और फिश, मतलब आप ओशन में देखेंगे जो भी मराइन एनिमल्स हैं वो सारा उसको खा रहे हैं। पर जो हम इसको अपने सांस के साथ इनहेल भी कर रहे हैं, तो ऐसा पाया गया है कि जो प्लेसेंटा है फीटस का माँ के गर्भ में, उसमें भी प्लास्टिक के पार्टिकल्स पाए गए हैं जी। तो इसलिए इसका जो इतना जो नुकसान पूरे इकोसिस्टम को हो रहा है, पूरे ह्यूमन हेल्थ को हो रहा है, इसलिए पूरा विश्व जो है चिंतित है। और आज प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में इसलिए सारी चर्चा हुई। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि प्लास्टिक दो तरह से पर्यावरण को और मानव जो जीवन है उनको प्रभावित कर रहा है, इकोसिस्टम और ह्यूमन लाइफ दोनों को प्रभावित कर रहा है माइक्रो प्लास्टिक के माध्यम से। निदान क्या है? कैसे हम इस प्लास्टिक के संकट से अपनी इस खूबसूरत धरती को और जिसको कहते हैं कि अति मूल्यवान मानव शरीर को बचा सकते हैं? जी देखिए, प्लास्टिक अब हमारा अगर आप देखेंगे, ये जो हमारी ईरा है लाइफ की, जिसमें हम रह रहे हैं, इसका पार्ट एंड पार्सल बन गया प्लास्टिक। हर एक का अगर हम डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें प्लास्टिक से रिलेटेड हमें काम करना पड़ता है और प्लास्टिक से हमें जूझना पड़ता है। चाहे आप पैक्ड फूड घर में मंगवा रहे हैं, चाहे आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसमें प्लास्टिक यूज़ हो रहा है। पर इसको हमें बड़े समझदारी से यूज़ करना है जी। तो जैसे मैंने कहा कि इसके 3 R हैं आपके, अगर मैं कहूँगा कि रीयूज़, रिसाइकल और रीओरिएंट। बिल्कुल। मतलब हमें इसका रीयूज़ बढ़ाना पड़ेगा जी। अगर हम जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम उसका रीयूज़ करेंगे तो हम लगभग 20% तक हम प्लास्टिक कम कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम उसको रिसाइकल करेंगे तो उसका भी हम लगभग 20 से 30% तक हम प्लास्टिक की जो है पोल्यूशन कम कर सकते हैं। सही बात। फिर रीओरिएंट की बात आती है, जैसे हम देखेंगे कि आजकल आप मॉल पे भी चले जाएंगे, जब आप कपड़े खरीदने भी जाते हैं तो आप वो ना पेपर का लिफाफा देते हैं। सही बात है। तो या कई जगह आपको लिफाफा पॉलीथीन बैग नहीं मिलेगा। सही बात। तो अगर आप इसके अल्टरनेटिव ढूंढेंगे कि प्लास्टिक का अल्टरनेटिव क्या है, कि क्लॉथ बैग हो सकता है या पेपर बैग हो सकता है, तो इसके लिए भी हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा इसका यूज, ताकि और चीज़ें हम इसमें प्रयोग में लाएं और मिनिमम जो है प्लास्टिक जो है, खासकर जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, आपने देखा होगा सब्जी लाते हैं और उसमें उसको फेंक देते हैं यूज़ करके, वो बहुत डेंजरस है जी। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है, जो 50% प्रोडक्शन जो है उसकी है, उसको हमें कम करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हमें बैन भी लगाना पड़ेगा कि जिनसे जो माइक्रो प्लास्टिक निकलता है उसके श्रेडिंग से और जो एटमॉस्फेयर में जा रहा है और जो इनहेल हम कर रहे हैं और जिससे कोई भी बीमारी मनुष्य को हो सकती है, तो उसको हमें मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे ही चेक करना है, चाहे उसके लिए रूल्स बनाने पड़े, रेगुलेशंस बनाने पड़े। और मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ था, सभी कंट्रीज़ का, वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्रीज़ उसमें पार्टिसिपेट की थी। तो क्योंकि भाई जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हमने कम करनी है। बिल्कुल। और अब मैं आपको बताऊं कि प्लास्टिक पोल्यूशन का इतना मतलब डेंजरस सीन हो गया है जी। कि अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा उस लेवल का जो एग्रीमेंट पूरे कंट्रीज़ का होने जा रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए इसके बारे में चिंता तो करनी होगी। डॉक्टर साहब, शायद जो प्लास्टिक उत्पादक, जिसको हम कहें कि औद्योगिक इकाइयां हैं जी जी, उनके लिए ये निश्चित तौर पे एक लाभ का व्यवसाय हो सकता है जी, लेकिन कहीं ना कहीं मानवता के लिए ये एक गंभीर संकट है जी। और आपने जिक्र किया कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, जो जहरीली गैसों का उत्सर्जन वातावरण में हो रहा है जी, और शायद कहीं ना कहीं ये कारण है जो तापमान बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जी। आप कहाँ तक सत्य मानते हैं कि अगर एक व्यक्ति सामूहिक प्रयासों के साथ साथ अगर अपनी व्यक्तिगत आदतों में सुधार लाए तो प्लास्टिक के उपयोग को और इससे होने वाले खतरे को हम कम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल लेवल पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक स्लोगन दिया ग्लोबल लेवल पे, पिछले साल जो मीटिंग हुई थी पूरे वर्ल्ड के, उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जी। तो हमने एक स्लोगन दिया कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के अनुसार अपना जीवन जीने का हमने तरीका बनाया। तो ये भारत का स्लोगन था जी। क्योंकि आप देखेंगे हमारा जो कल्चर है उस तरह से है कि हमने नेचर को माँ कहा है, बिल्कुल, हमने वृक्षों को पूजा है, हमने पानी को पूजा है, वो तो हमारा ये पहले से ऐसा लाइफस्टाइल रहा है। पर बीच में कहीं ना कहीं हम भटक गए
जी। तो जब जो जिस तरह से हमारा वेस्टर्न लाइफस्टाइल हो रहा है, हम प्रकृति का आदर नहीं कर रहे हैं, उसका अनादर। देखो, अगर आप देखेंगे सब कुछ हमें प्रकृति से मिलता है। बिल्कुल सही है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग, संत लोग भी ऐसे आपने सुने होंगे कि प्रकृति बोलती है जो कुछ लेना मेरे से लो, मेरे पास बहुत कुछ है। जी जी। पर हमने उसका मिसयूज़ किया। जी। मिसयूज़ किया। तो प्रकृति तो ग्रेट है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा जब प्रकृति रिएक्ट बैक करती है तो उसके कई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जी। तो एक कोरोना वायरस जो आपने कोरोना पेंडेमिक आपने पीछे हमने सबने झेला, तो इसका कारण है। तो इसलिए हमें प्रकृति के हार्मोनी के साथ रहना चाहिए। वी शुड लिव इन हार्मोनी विद नेचर। जी। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया आपने संदेश दिया कि भारत एक विश्व समुदाय पर जी प्रकृति को हम प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं जी, और इस सुंदर धरती का हम प्रदूषण से कैसे संरक्षण कर सकते हैं, उसके लिए एक जिम्मेदारी लेने के लिए अब तैयार है। जी। और विश्व समुदाय अब इस संकट को मानने के लिए भी तैयार है। जी। और आपने जिक्र किया कि प्रकृति हमारी माता है और हम प्रकृति के संतान हैं। जी। तो हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। बिल्कुल। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के भविष्य में क्या संकट हो सकते हैं, और पर्यावरण को अगर हमने 21वीं सदी में नहीं बचाया, अभी हम पूर्वार्ध में हैं, जी, तो मध्य तक इस सदी के हमें क्या गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं? जी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि पर्यावरण जिस तरह से हमारा डिग्रेड होता जा रहा है, जी। आपने देखा होगा क्लाइमेट चेंज की। अगर से आज से 20 साल पहले हम सोचते थे भी नहीं क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, पर आजकल आप देखेंगे कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। अब आप देखेंगे कि मार्च, अप्रैल, मई तक इतनी बारिशें हुई कि जो गर्मी के महीने होते थे। जी। और देखेंगे आपने ओलावृष्टि इतनी ज़्यादा हुई, लोग किसानों की फसलें ख़राब होगी। जी। और इस तरह के इम्पैक्ट्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं। और ये सारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हो रही हैं, जो हमारी एक्टिविटी से, जो हमारे लाइफस्टाइल से हो रही हैं, तो सारा वो कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। तो विश्व लेवल पे भी ऐसा बोला जा रहा है कि जब आप ग्रीन हाउस गैस का लेवल 1.5% से, जो ग्लोबल वार्मिंग अगर आपने 1.5% कम करनी है, तो उसके लिए आपको ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना पड़ेगा। सही बात है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया कि प्रकृति के पास मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए भरपूर है, साधन है, लेकिन मनुष्य की तृष्णा और उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शायद प्रकृति का जो खजाना है वो भी कम पड़ जाए। जहरीली गैसों का उत्सर्जन पर्यावरण प्रदूषण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये बात जग जाहिर है। लेकिन होता क्या है कि कार्बन एमिशन से जो है वो हमारा ऋतु चक्र प्रभावित होता है, और ऋतु चक्र के प्रभावित होने से फसल चक्र पर इसका बुरा असर देखने को मिलता है। बिल्कुल। पर्यावरण के प्रदूषण से हमारी जो कृषि वानिकी है वो भी प्रभावित होती है। बिल्कुल। पर्यावरण के कृषि पर क्या बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, एक वैज्ञानिक के नाते आपका क्या आकलन है? हाँ, देखिए, जैसे कि पर्यावरण में जैसे क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे थे जी, तो जब क्लाइमेट चेंज होगा तो फसलों को फर्क पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि इस बार अप्रैल में जब सेब में फ्लावरिंग होती है, उस टाइम बारिश बहुत ज़्यादा हुई, टेम्परेचर डाउन गया, तो हमारा जो पॉलिनेशन है वो नहीं हो पाई, फूल हमारा झड़ गया। तो इस बार आप देखेंगे बहुत सारी जगह में सेब की प्रोडक्शन कम है, नुकसान ज़्यादा है। और उसके बाद ओलावृष्टि हुई जी, तो कुछ नुकसान उससे हुआ। तो इस प्रकार के जो इम्पैक्ट्स हैं वो आपके क्लाइमेट चेंज के एग्रीकल्चर पे रहते हैं। पानी की कमी हो जाएगी, जब पानी चाहिए तो पानी नहीं मिलेगा, तो वाटर स्केर्सिटी जब होगी तो वाटर स्केर्सिटी, पानी के बगैर तो एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है जी। और जब आपने देखा होगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो आपकी जहरीली गैसें भी हैं, और एयर पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, आप देखेंगे इतना ट्रैफिक चल रहा है और इतनी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, तो सारी जो गैसेस, जो पोल्यूटिंग गैसेस जो निकल रही हैं, उससे सारा जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है। और इनका सब का इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं खेती के ऊपर भी पड़ रहा है, जिससे प्रोडक्शन और क्रॉप्स की क्वालिटी पे ऊपर भी फर्क पड़ा है जी। तो इस टाइप के इम्पैक्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर भारद्वाज, ये तो प्रभाव रहा पर्यावरण का कृषि पर जी। लेकिन अगर हम ध्यान दें हमारे कृषि क्रियाकलापों पर जी, अगर हम अपने प्राचीन काल कृषि पद्धति को देखें जी, तो प्राकृतिक मित्र कृषि परंपरा को हम अपनाते थे जी, बिल्कुल। लेकिन बदलते समय के साथ दुनिया की नकल करके
जी या अपने देश में खाद्यान्न पूर्ति की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए जी हमने कुछ ऐसी कृषि परंपरा को अपनाया, कृषि पद्धति को अपनाया, जिससे शायद कहीं ना कहीं पैदावार तो बढ़ी, लेकिन हमने अपनी खेत की मिट्टी को जहरीला कर दिया, जी। अपने पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया। जी। तो कृषि का पर्यावरण पर, कृषि आदतों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता हाँ, है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कृषि के ऊपर क्लाइमेट चेंज का, पर्यावरण का इम्पैक्ट पड़ता है, और कहीं ना कहीं अगर हम कृषि नेचर की बैलेंस के साथ ना करें, इन हार्मोनी विद नेचर ना करें, तो कृषि का भी इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है। जैसे आपने कहा कि हम केमिकल्स यूज़ करते हैं खेती बाड़ी में, चाहे आपकी खादें हैं, चाहे आपके पेस्टिसाइड्स हैं, जब हम उसको अंधाधुंध उसका प्रयोग करेंगे, जैसे एक रिकमेंडेशंस होती है कि उतना डालना है, अगर उस रिकमेंडेशंस को हम नहीं माने और अंधाधुंध इनका प्रयोग करें, जैसे इम्बैलेंस्ड यूज़ करें। अब देखो, जैसे हम खाना भी खाते हैं, अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। उसी तरह अगर आप ज़्यादा खाद डालेंगे, ज़्यादा पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे, रिकमेंडेशंस को नहीं फॉलो करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वातावरण में ही जाएगा। तो या तो वो वाटर सोर्सेज को पोल्यूट करेगा, जो हम पानी पीते हैं, या फिर वो हवा में जा कर के हवा की क्वालिटी को डिग्रेड करेगा। तो हवा तो हम लेते हैं, हवा के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, पानी के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। तो जब ये चीज़ें पोल्यूट होंगी तो नहीं, कहीं ना कहीं हम सारे जो हैं, पूरा इकोसिस्टम जो है इससे इम्पैक्ट होगा। तो एग्रीकल्चर में भी ज़रूरत है कि हम जो भी हमारा, जैसे मैंने बताया कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, मीन्स इंडिविजुअल लेवल पे हमें हर एक एक्टिविटी, चाहे हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, चाहे हम ऑफिस में जा रहे हैं, चाहे हम कोई शॉप कर रहे हैं, तो हमें हमारी हर एक एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि पर्यावरण के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े। बिल्कुल। जैसे ऐसा नहीं है कि हम जा रहे हैं बाज़ार में और हम पैकेट प्लास्टिक ऐसे फेंक रहे हैं सड़क में, वो हमारी ड्यूटी नहीं है, वो पर्यावरण के अनुरूप नहीं है। बिल्कुल सही है। तो ये हमें अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। हम डेली पानी यूज़ कर रहे हैं, कितना पानी यूज़ करना, कहीं हम वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं, या पानी में ज़्यादा हम डिटर्जेंट या ज़्यादा बार बार कपड़े धो करके, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो पानी में जाएगा केमिकल, पानी में केमिकल जाएगा तो पानी पॉल्यूट होगा, तो अवेलेबल पानी जो है, जो वाटर है, वो हमारा यूज़ के लिए कम होगा। तो ये चीज़ें हमें अपने इंडिविजुअल लेवल पे हर एक आदमी को करने पड़ेंगी, तभी हम इस एनवायरमेंटल की डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं, और तभी हम इसके इम्पैक्ट्स जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें हो रहे हैं, वो हम उससे बच सकते हैं। अन्यथा हमारा जो कहते हैं अब लोग, तो ऐसा बोलने लगे कि ह्यूमन बीइंग का, मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में हो जाएगा इस धरती पे, जिस तरह से हम इस धरती को या इस प्रकृति को हम अफेक्ट कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रभावित हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि कुछ जैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाएं या देश हैं, उन्हें अपने आप को सर्वाइवल के लिए पर्यावरण के चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए या उन्हें नज़रअंदाज करते हुए भी वो औद्योगिकीकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं और विकास कर रहे हैं, जिससे जाहिर तौर पर पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। लेकिन विश्व पटल पर कुछ ऐसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं जो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए पर्यावरण प्रदूषण करती हैं, और विश्व समुदाय इस बात को लेकर बहुत संजीदा है, और कई तरह के जो समझौते हैं वो भी इस पटल पर होने शुरू हुए। बिल्कुल। इस आशय में आपका क्या कहना है? देखो, जो भी विकसित देश हैं या जो डेवलपमेंट है, वो साथ साथ चलेगी। डेवलपमेंट ज़रूरी है, हम डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते, क्योंकि हम गरीब बन के भी नहीं जी सकते। जब हमें इस धरती पे जीना है तो हमें एक पूरा संपूर्ण जीवन जीना है। सही बात है। उसके लिए डेवलपमेंट ज़रूरी है, पर डेवलपमेंट जो है हमारी, वो इन हार्मोनी विद नेचर होनी चाहिए। क्योंकि प्रकृति जब हमें सब कुछ दे रही है, हमें फ्री क्वालिटी एयर दे रही है पीने को, क्वालिटी पानी दे रही है, और सब कुछ, आपके फसलें भी प्रकृति में हो रही हैं, प्रकृति की वजह से हो रही हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको भी संजोएं। हमारी ये ड्यूटी नहीं बनती कि हम लेते जाएं और हम दें कुछ नहीं। बिल्कुल। तो प्रकृति के बारे में हमारा कर्तव्य है, और उसको हमें निभाने की ज़रूरत है, और डेवलपमेंट के साथ साथ हमें नेचर के साथ हार्मोनी बनाने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर भारद्वाज, एक जाहिर तौर पे, क्योंकि आप एक वैज्ञानिक हैं, एक संजीदा सवाल मेरे मन में आ रहा है कि हम बात करते हैं पोल्यूशन, औद्योगिकीकरण से, हम बात करते हैं जहरीली गैसों के उत्सर्जन से के प्रदूषण पर, रसायनों के से उत्पन्न प्रदूषण पर, लेकिन एक बहुत घातक तरह का प्रदूषण, वो विकिरण, रेडिएशन
पोल्यूशन ड्यू टू रेडिएशंस भी हो रहा है, जी जी, उसके मानव सभ्यता पर और हमारे कृषि बागवानी के पर उसके क्या बुरे प्रभाव आप देखते हैं और कैसे हम उससे निकल सकते हैं? देखिए, जैसे कि ओजोन डिप्लीशन की बात आप कर रहे हैं, जब आप पॉल्यूशन होगा तो कुछ ऐसी गैसेज हैं जैसे जो मान लो आपके फ्रिज यूज हो रहे हैं या आपका स्प्रे आप यूज़ करते हैं, जो उसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, जो क्लोराइड या ब्रोमीन बेस्ड जो केमिकल्स यूज़ होते हैं जी, तो ऐसे तो इनर्ट हैं वो, पर जब आपके इस टाइप की कंडीशंस बनती हैं तो वो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में एंटर करते हैं, जहाँ वो ओजोन को पतला कर देते हैं। बिल्कुल। तो ओजोन का जो नेचर ने हमें ओजोन को इस स्फीयर पे इसलिए रखा हुआ कि जो हार्मफुल रेडिएशंस है वो हमारे पास नहीं आए। नेचर का ये सिस्टम है जी जी, वो हमें बचाने के लिए है, पर हम अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, जो हम डे टू डे में हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है, जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से उसमें जो है वो जो विकार आ रहा है, जो उसका पतलापन जो थिन होगी हमारी लेयर, उस वजह से वो रोक नहीं पा रही है। तो रेडिएशन जब हमारे पास आ जाएंगी तो नेचुरली हमारे प्लांट्स को भी अफेक्ट करेगी, ह्यूमन बींग्स को भी अफेक्ट करेगी, तो हमारा सारा इकोसिस्टम जो है उसे डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल सही बात है जी। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जो हमारे एक तो व्यक्तिगत तौर पे जो हम पोल्यूशन करते हैं, जी ठीक है जी, अगर थोड़ा सा उन आदतों में सुधार करें, बिल्कुल, लेकिन पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक विश्व सामुदायिक पटल पर जी भी एक हमारी जिम्मेदारी बनती है जी। परंतु अगर हम अपने प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जहाँ तरह तरह के क्लाइमेटिक जोन्स हैं जी, तो प्रदेश में अपने परिवेश को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए जी हमें व्यक्तिगत तौर पे क्या प्रयास करने चाहिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए किस तरह के एक जन जागरण की आप समाज में ज़रूरत देखते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि हमें हर एक आदमी को, चाहे स्कूल लेवल पे है चाहे गांव लेवल पे है, हमें सबको इको लिटरेट होने की ज़रूरत है जी। हमें इसकी गवर्नमेंट लेवल पे भी, जैसे हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हमने शुरू किया है प्रोग्राम कि सबको इको लिटरेट बनाए, कि प्रकृति के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल जी। कि हमें प्रकृति से क्या मिल रहा है और हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारे फुटप्रिंट की वजह से उसको कितना नुकसान हो रहा है और उस नुकसान को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इसकी एक मतलब एक आंदोलन, जन आंदोलन की ज़रूरत है जी। और वो मुझे लगता है हमारे प्रदेश में भी इसकी ज़रूरत है और हमें करना चाहिए, ताकि हर एक आदमी समझे कि मेरा एनवायरनमेंट के प्रति कितना इम्पैक्ट हो रहा है और मैंने उसको कैसे कम करना है, और कौन कौन सी मेरी लाइफस्टाइल है, मेरी एक्टिविटी है जिसको मुझे रोक के अपने पर्यावरण के अनुरूप काम करना है, वो हमें सीखना होगा। जी जी। डॉक्टर सतीश भारद्वाज, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने कृषि और पर्यावरण संरक्षण पर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। पर्यावरण के संरक्षण में सहयोगी बने और अपनी व्यक्तिगत आदतों का इस तरीके से निर्वहन करें कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। आज के अंक को यहीं संपन्न करते हैं। अनुमति दीजिए आप सभी को नमस्कार।